ललन टॉप शो ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज विस्तार से बात होगी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की, उन सीटों की जिन पर 7 मई को मतदान होने हैं। यहाँ मुद्दे क्या हैं, महत्वपूर्ण चेहरे और सीटें कौन सी हैं। साथ में बात होगी झारखंड में ईडी के छापे और कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद के अपडेट्स पर। इससे पहले कि हम बड़ी खबर में आपको लोकसभा चुनाव के मंजर दिखाएं, 2 बयान सुनिए, क्योंकि बात कभी गठबंधन की हो रही थी, अब इल्जाम पर आ गई है। साथियों, मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना शुरू की। इससे आप देश में कहीं भी रहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। साथियों, मेरे लिए तो आप सब मोदी ही है। और इसलिए आप गांव-गांव में जाकर गारंटी देना कि उड़ीसा में अब बीजेडी की गड़बड़ियां नहीं चलेगी। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। इस पर विस्तार से बात करेंगे नेता नगरी में। बहरहाल, कुल 11 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होना था। जी, यहां पर था ऑपरेटिव है। मतदान होगा 92 सीटों पर, क्योंकि एक सीट पर प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हो चुकी है। ये सीट है गुजरात की सूरत की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों ने बिना किसी दबाव के नामांकन वापस ले लिया और भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुन लिए गए। भाजपा सांसद ने इस तरह से चुने जाने पर क्या कहा, ललन टॉप ने विस्तार से वीडियो किया है, आप जरूर वो इंटरव्यू देखिएगा। बाकी लोगों ने किस तरह से नामांकन वापस लिए, इस पर भी कई अंग्रेजी अखबारों ने विस्तृत रिपोर्ट्स की हैं। एक और सीट है जहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी थी, पर वहां की तारीख चुनाव आयोग ने आगे खिसका दी। ये सीट है जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी की। यहां 25 मई को छठे फेज में मतदान होगा। कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग से कहा था कि हाल में बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते अनंतनाग और राजौरी को जोड़ने वाली मुगल रोड बंद हो गई है और इससे चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है। हालांकि कश्मीर की 2 मुख्य पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने इस मांग का विरोध किया था। बहरहाल, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद इसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने अब मतदान की तारीख को 7 मई से आगे बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। ये वही सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मैदान में हैं। अब आते हैं उन 92 सीटों पर जहां मतदान होने जा रहा है और इसमें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। सबसे पहले बात यूपी की 10 सीटों पर तीसरे फेज में वोट पड़ने वाले हैं। इसमें वो 3 सीटें भी शामिल हैं जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिजन चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की सीट, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की सीट और मैनपुरी से डिंपल यादव की सीट भी है। डिंपल के सामने योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह है। ये सीट 1996 से समाजवादी पार्टी का गढ़ बनी हुई है। 5 दफा मुलायम सिंह यहां से सांसद बने। 2019 में भी वो जीते थे। उनके निधन के बाद 2022 में उपचुनाव हुए और डिंपल यादव जीती और अब फिर से उन पर इस लेगेसी को कैरी करने की जिम्मेदारी है। एक और अहम सीट है यूपी की संभल, जहां पिछले 6 चुनाव में से 4 बार सपा जीती, लेकिन जो नेता यहां सपा को मजबूती देते रहे और अपने चर्चित और विवादित बयानों के लिए खबरों में रहे, उनका अब निधन हो चुका है। नाम शफीकुर रहमान बर्क।
2009 में शफीकुर रहमान बसपा के टिकट पर जीते। 2014 में सपा से लड़े लेकिन भाजपा के सत्यपाल सैनी से करीबी मुकाबले में हार गए थे। 2019 में वो फिर जीते। इस बार उनके पोते जियाउर रहमान सपा से लड़ रहे हैं। बीजेपी से सामने है परमेश्वर लाल सैनी। यूपी की एक और चर्चित सीट है आगरा, जहां से भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद और मोदी मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया है। उनके सामने हैं सपा की सुरेश चंद्र करदम और बसपा की पूजा अमरोही। अब एमपी चलते हैं। यहाँ की वीआईपी सीट्स कौन सी हैं? विदिशा की सीट, जहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। सामने है कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा। विदिशा की सीट भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। 1989 से ये सीट भाजपा के पास है। 1991 में यहाँ से लखनऊ के साथ साथ विदिशा से भी अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे। फिर उन्होंने विदिशा की सीट छोड़ दी थी और शिवराज पहली दफा, तब वो विधायक थे, पहली दफा सांसद बने थे विदिशा से। और ये सिलसिला लगातार चला जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सुषमा स्वराज भाजपा की बड़ी नेता, लोकसभा में पार्टी की नेता भी रही हैं और मोदी सरकार में विदेश मंत्री भी, वो भी विदिशा से 2 दफा सांसद रही हैं। सिंधिया परिवार का गढ़ कही जाने वाली गुना सीट पर भी मतदान है। यहाँ से 4 बार सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2019 में भाजपा के कृष्णपाल सिंह यादव से हार गए थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य भाजपा में आ गए और अब मैदान में है। कांग्रेस से उन्हें चुनौती दे रहे हैं राव यादवेंद्र सिंह। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तीसरे फेज में ही वोटिंग है। असम की बात करें तो यहाँ की धुबरी सीट पर 7 मई को वोटिंग है। यहाँ से AIUDF के बदरुद्दीन अजमल 3 बार के सांसद हैं, इस बार भी मैदान में हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट पर भी 7 मई को ही वोटिंग है। यहाँ पर दीदी वर्सेस भाभी की लड़ाई है। भाजपा से हैं दीदी कही जाने वाली सरोज पांडे और कांग्रेस की सीट पर है कद्दावर नेता चरणदास महंत, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनकी पत्नी और सिटिंग सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, जिन्हें उनके समर्थक भाभी कह रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई इस तरह से कही जा रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुजरात में बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर है। यहाँ पर मतदान है। 2019 में अमित शाह पहली बार चुनाव लड़े लोकसभा का और यहाँ से जीते 5.5 लाख से बड़े मार्जिन से। जिनको हराया वो बाद में भाजपा में आ गए। 1989 से ये सीट भाजपा के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के बड़े नेता यहाँ से सांसदी जीत चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की एक चर्चित सीट है बारामती, जहाँ से एनसीपी शरद पवार खेमे के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जो कि सिटिंग सांसद भी हैं, और उनको चुनौती दे रहे हैं एनसीपी अजित पवार खेमे की नेता और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। परिवार की लड़ाई, बारामती शरद पवार का सींचा हुआ गढ़। सुप्रिया सुले 2 बार से लोकसभा की यहाँ से सांसद, उसके पहले राज्यसभा में रही और उसके पहले यहाँ से शरद पवार 4 बार से सांसदी जीतते रहे। एनसीपी की टूट के बाद ये पहला चुनाव है। कर्नाटक में भी इसी फेज में पोलिंग हो रही है। धारवाड़ सीट को इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार के सांसद हैं। कांग्रेस से उन्हें चुनौती दे रहे हैं विनोद असूती। तीसरे चरण में मुकाबला कहां रोचक और बड़ा हो सकता है, हमने पूछा एक्सपर्ट से। कई वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो जहां वोटिंग होने जा रहा है। मैं कुछ दिनों से महाराष्ट्र में थी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में थी, पहले बारामती गई थी, सातारा, पुणे, ये जाके मैंने देखा। क्योंकि महाराष्ट्र में कहा जा रहा है टक्कर है, और ये सही है, टक्कर है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अंडर करंट हो। अब अंडर करंट है कि नहीं, बदलाव के लिए वो अलग चीज है, बट सर्टेनली कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टक्कर है। और सबसे बड़ी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामती, जहां पवार वर्सेस पवार की लड़ाई होने वाली है। और वो सिर्फ परिवार से ही जुड़ी हुई लड़ाई नहीं है, आगे की पॉलिटिक्स को, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को वो निर्धारित करेगी। अगर शरद पवार इसके बावजूद कि एमपी एमएलए उनके नेफ्यू अजीत पवार की तरफ चले गए हैं, वो फिर भी ये सीट जीत लेती है सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा कि अभी भी उनका होल्ड कायम है। गांधीनगर गुजरात में अमित शाह लड़ रहे हैं, वहां तो कोई वो मतलब जीतेंगे ही जीतेंगे, वो तो साफ ही है। शिवराज चौहान जीतेंगे। उनकी बहुत पहले भी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी विदिशा, और बहुत स्ट्रांग है भाजपा के लिए, और उनकी अपनी एक इमेज भी है, एक छवि है। हालांकि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। आप हैरान होंगे ये जान के, जब मंदिर जब खुला ना अयोध्या में, उससे 4-5 दिन पहले मैं वहां थी,
और जो पुराना मंदिर था, जब लोग अभी भी दर्शन करने के लिए आ रहे थे, पर आप नए मंदिर को दूर से देख सकते थे, तो तब की बात कर रही हूँ। तो एक पूरी लाइन, कतार थी महिलाओं की जो आई थी मध्य प्रदेश से, और जब मैं बात करने लगी उनको एक ही क्या कहते हैं, शिकायत थी कि शिवराज चौहान ने हमारे लिए इतना किया लेकिन उनको कुछ नहीं दिया, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं उनकी पैठ है। सीटों की बात हो गई, अब मुद्दों की बात। 3 बड़े मुद्दे इस फेज में दिख रहे हैं। पहला, आरक्षण। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव है और चुनाव में आरक्षण के मुद्दे की एंट्री यहीं से हुई थी, जब भाजपा ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ओबीसी कोटे का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देना चाहती है। जवाब में कांग्रेस ने कहा, भाजपा तो सत्ता में वापस आने पर आरक्षण की पूरी व्यवस्था ही खत्म करना चाहती है। ये ऐसा मुद्दा है जिसका असर बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी दिख सकता है, इसलिए दोनों पक्ष इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया, रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा क्या? परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ये कहा कि हम संविधान बदलने वाले नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करने वाले नहीं है, ये ऐसा ही चलते रहेगा। उन्होंने कहा, क्यों कहा? अगर आप बदलने की बात किसी जगह नहीं करते तो ये बात नहीं आती थी। आरक्षण पर आपने बयानबाजियां और सफाई सुनी। एक वीडियो भी विवाद में है। कर्नाटक बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया की हैंडल्स पर यह वीडियो पोस्ट किया था। इसके कंटेंट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप, इस वीडियो में एक समुदाय विशेष को और राहुल गांधी को गलत तरीके से चित्रित किया गया। वीडियो कुछ ऐसा है जिसमें दिखता है कि एक डलिया में कुछ अंडे रखे, उन पर लिखा है SC, ST, OBC। तभी राहुल गांधी जैसे दिखने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर आता है और उस डलिया में एक और बड़ा अंडा रख देता है जिस पर लिखा होता है मुस्लिम। इस वीडियो पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि कर्नाटक में इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्रन और बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। IPC की धारा 505 के तहत ये धारा अलग अलग वर्गों के बीच बैर या नफरत भड़काने पर लगती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी कुछ मामले इसमें लिखे गए हैं। दूसरा मुद्दा, दूसरे चरण के बाद से ही कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो वाला मामला सुर्खियों में है। अन्य राज्यों में भी विपक्षी दलों ने ये मुद्दा उठाया है कि भाजपा के गठजोड़ में रही पार्टी का सांसद कितनी महिलाओं का यौन शोषण करता रहा और उनके वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहा और अब फरार है। इस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को नारी सम्मान की बात कहकर घेर रहा है। प्रज्वल और उनके पिता HD रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि कई पीड़ित महिलाएं भय और लोकलाज के कारण अपने गांव से पलायन भी कर चुकी हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में?
हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कर्नाटक या निकटवर्ती राज्यों में इस मुद्दे का कितना असर रहा, इसका जवाब भी तीसरा चरण देगा। हालांकि जेडीएस उम्मीदवारों वाली सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन बीजेपी जेडीएस का गठबंधन अभी बरकरार है। बयान आ रहे हैं कि चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा। तीसरा मुद्दा गुजरात में वोटिंग है, जहां पर बीजेपी 2 चुनाव से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। इसके अलावा यूपी और इन दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी का पिछले 2 चुनावों से बड़ा होल्ड रहा है। राम मंदिर जैसे मुद्दे कितने प्रभावी हैं, काडर कितना एक्टिव है, ये भी इसी मतदान से तय होगा। लाभार्थी फैक्टर का असर और परख भी इन चरणों में स्पष्ट होगी। इन सब बातों से इतर एक फैक्टर और भी है जिस पर तीसरे चरण के मतदान के बाद नजर रहेगी और वो है वोट परसेंटेज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14 और दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़े। पहले फेज में जिन 102 सीटों पर वोट पड़े उन पर 2019 में करीब 70% मतदान हुआ था। इसी तरह इस बार दूसरे फेज में जिन 87 सीटों पर वोट पड़े उनमें 2019 में 69.64% मतदान हुआ था। यानी इस बार वोटिंग परसेंटेज में कम से कम 4% तक की कमी दिख रही है। चुनाव आयोग इस पर चिंता जता चुका है। तीसरे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने पहुंचे, इसके लिए आयोग अभियान भी चला रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता भी घर घर जा रहे हैं और सबसे खास बात मतदान केंद्रों पर गर्मी से निपटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोकतंत्र मजबूत बने, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तीसरे चरण के मतदान का पूरा विश्लेषण हमने आपके सामने रखा। बड़ी खबर यहीं तक, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों से सजा एक वीडियो वायरल हो रहा है। गड्डियां ऊंचियां रखियां, तरतीब में रखियां, तरतीब जिनमें 2 अक्षर लिखे हैं अंग्रेजी की वर्णमाला के नियमों के विपरीत। जहां डी के बाद ई नहीं, ई के बाद डी आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 6 मई को रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्प और उनके अन्य करीबियों के घर हुई। छापेमारी में अब तक कुल 33 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। मामला ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ये मामला शुरू होता है साल 2019 से, जब चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के यहाँ ईडी ने रिश्वत के मामले में छापेमारी की। ईडी ने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया। तब से वो जेल में है, लेकिन पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये पैसा एक मिनिस्टर के पास पहुंचाया जाता है और यहीं से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया। ईडी की जांच आगे बढ़ी तो आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल की भूमिका भी सामने आई। संजीव लाल की जांच शुरू हुई तो उनके नौकर और उनसे जुड़े अन्य लोगों के यहाँ छापे भी मारे गए, जहां से अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हो चुका है। साल 2000 में पहली बार विधायक बने आलमगीर आलम झारखंड की पाकुड़ विधानसभा से 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। सचिव के हाउस हेल्प के यहाँ से कैश बरामद होने के बाद आलम ने कहा कि उनके सचिव संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी हैं और वो इसके पहले 2 अन्य लोगों के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के बीच हुई छापेमारी और बरामदगी पर राजनीति भी गर्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में मंच से ये मुद्दा उठाया। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए,
मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस और सत्तारूढ़ जेएमएम की तरफ से ये सफाई आई। एनआईओ को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है, और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है, किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है और यही हाल इसके यहाँ के उम्मीदवार का। झारखंड से आज जो नोटों की गड्डियां आ रही हैं सामने, जिनकी तस्वीरें वो पहली बार नहीं। आपको याद होगा दिसंबर 2023 में कांग्रेस सांसद धीरेन्द्र साहू के घर हुई छापेमारी के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। तब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। दर्शकों को याद होगा, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब जेल में हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं और उनके बाद ही चंपई सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेर रही है और उधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर चुनाव पर होगा, इसे जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकार आनंद दत्ता से। मेरा जो आकलन ये कहता है कि वोटर तय कर चुका है कि अब उसको वोट कहाँ देना है। उसमें मतलब दाएं बाएं होने का अब सीन खत्म हो चुका है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत कि इस घटनाक्रम का पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर मिलेगा, क्योंकि मतलब भ्रष्टाचार के मामले वो डायरेक्ट हमला करने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं थे। पुराने मामले गिना रहे थे लेकिन वो चर्चा में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी का जो ताजा मामला है ये अब इलेक्शन के लास्ट फेज तक ये चर्चा में रहेगा और अटैक करने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब अगर इंडिया अलायंस को ये जो पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलेगा उसको अगर कम करना है तो उसको दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उठाना होगा, जिसको कि वो इस लाइन पर लेकर चले गए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि बीजेपी ने इसमें घोटाला किया है, चंदा दिया है, धंधा दिया है, फिर चंदा लिया है। वो जो एस्टैब्लिश वो करने की कोशिश कर रहे थे वो दोबारा करना होगा, जिसका कि टाइम अब बहुत बचा नहीं है। और यानी एक बात और इसमें पॉइंट करने लायक है कि झारखंड वो इलाका है जहां अधिकतर वोटर मतलब खासकर ग्रामीण इलाका में अधिकतर वोटर को ये नहीं पता है कि वहां कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, मतलब कैंडिडेट का नाम क्या है। यहाँ तक कि रांची जो राजधानी है वहां से अगर मात्र 60 किलोमीटर खूंटी लोकसभा का क्षेत्र के कुछ इलाकों में अगर हम जाते हैं तो वहां अगर वोटर से पूछते हैं कि कौन प्रत्याशी आपके यहाँ से खड़ा है, वो प्रत्याशी का नाम जानने मतलब नाम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको पता है कि किस छाप को वोट देना है, ये वो बता देता है। तो उन इलाकों में इन पैसों की बरामदगी या ईडी लिखा हुआ ईडी का नोट, वो बंडल, वो सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। झारखंड में अभी तक चुनाव नहीं हुए। 13 मई से यानी चौथे फेज से वहां मतदान शुरू होगा। दूसरी सुर्खी, कश्मीर के पुंछ में 4 मई को सैन्य बलों पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद कुछ ऐसे बयान आए जिन पर नया विवाद छिड़ गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत चन्नी ने 5 मई को कहा था कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट करके बीजेपी को जिताने की जमीन तैयार की जाती है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। इस बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और फिर आई चन्नी की सफाई। उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी पंजाब में भी, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में
जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? एक और बयान आया, ये था नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का। ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए आया था। अब्दुल्ला के बयान के बाद भी विवाद हुआ और फिर आई प्रतिक्रियाएं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। आज तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिरफिरे नेता कभी कभार ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, और कभी कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए हमले के बारे में भी संक्षेप में जानकारी फिर से जान लीजिए। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला 4 मई की शाम को हुआ। एक जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हुए, 4 जवान घायल हैं। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुंछ जिले के शाह सितार के पास सेना के काफिले को निशाना बनाया गया जब जवान जरनवाली से वायुसेना स्टेशन की ओर जा रहे थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद आतंकवादियों का क्या हुआ, उनकी तलाश में उस जंगल के इलाके में सघन तलाशी जारी है। दिन भर की और खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति के कथित घोटाले वाले केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि उन्हें राहत देने के लिए सही समय नहीं है। कोर्ट और जमानत से जुड़े और भी कुछ अपडेट्स हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्हें ये जमानत 2022 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में उमर ने मंच से प्रशासन को कथित तौर पर धमकी दी थी। वहीं मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अब्बास ने दिवंगत मुख्तार के लिए आयोजित की जा रही प्रार्थना सभा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली सीट पर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी सीट पर ऑब्जर्वर बनाया गया है। 2 काफी वरिष्ठ नेता। रायबरेली सीट से आप जानते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी सीट से कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं। 1999 से ये पहला मौका है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। मांग की है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार किए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरक्षित वर्ग की महिला इमरती देवी के बारे में जीतू पटवारी के दिए बयानों से स्पष्ट होता है कि जीतू पटवारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसा अपनी चिट्ठी में लिखा है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।